दोस्तों, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सैंचेज ने हाल ही में देश में गुजरात के वडोदरा को विजिट किया। वडोदरा के अंदर टाटा, जो कि देश की एक बहुत ही ज्यादा प्रोमिनेंट कंपनी है, उसने एक बड़ा कोलैबोरेशन किया है स्पेनिश एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी एयरबस के साथ। और इस कोलैबोरेशन के तहत एक बड़ा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट गुजरात के वडोदरा के अंदर सेटअप हो रहा है। इस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के अंदर स्पेन के एयरबस के C295 एयरक्राफ्ट को मैन्युफैक्चर किया जाएगा। ये एयरक्राफ्ट बहुत ही ज्यादा क्रूशियल होने वाले हैं हमारे मिलिट्री एस्पेक्ट से, क्योंकि ये जो एयरक्राफ्ट है ये मिलिट्री और IAF के लिए यूज होते हैं। अब तक इंडिया इन एयरक्राफ्ट को इंपोर्ट करता था और दुनिया के कई बड़े बड़े देश भी इन एयरक्राफ्ट को इंपोर्ट करते हैं, लेकिन अब माना जा रहा है कि इन एयरक्राफ्ट की मैन्युफैक्चरिंग इंडिया के अंदर ही होगी, जिसके चलते हमारे देश का इंपोर्ट बर्डन भी कम होगा। यहाँ पर ये बातें भी कही जा रही हैं कि फिलहाल तो ये जो फैसिलिटी है ये इसलिए बनाई गई है ताकि इंडिया अपनी पर्सनल जरूरतों को पूरा कर सके, लेकिन आगे आने वाले वक्त में इंडिया के अंदर से ही इन एयरक्राफ्ट को एक्सपोर्ट भी किया जाने लगेगा, ऐसी बातें भी कही जा रही हैं। अगर हम इस पूरे प्रोजेक्ट की कॉस्ट की बात करें तो ऑलमोस्ट 22,000 करोड़ के करीब इस प्रोजेक्ट की कॉस्ट बताई जाती है, जो कि बिलियन डॉलर में 2.5 बिलियन डॉलर के करीब बैठती है। और माना यह जा रहा है कि इसके तहत इंडिया को काफी फायदा मिल सकता है। हमारी जो रिलायंस है हमारे देश की कंपनीज पर, वो और मजबूत हो सकती है। इन कोलैबोरेटिव एफर्ट्स के साथ नई एज टेक्नोलॉजी इंडिया के अंदर भी आ सकती है। देश के लाखों और हजारों लोगों को ऐसी स्कीम से रोजगार भी मिलता है। और इसी ही के तहत ये बताना जरूरी हो जाता है कि ये सब जो हो रहा है ये मेक इन इंडिया स्कीम के तहत हो रहा है। दोस्तों, साल 2024 वो साल था जब मेक इन इंडिया स्कीम को लगभग 10 साल पूरे हो चुके हैं और इन 10 सालों में इस स्कीम को लेकर बहुत ज्यादा चर्चा हुई है। किसी ने कहा है कि इस स्कीम का बहुत ज्यादा लाभ देश के लोगों को मिला है, वहीं पर कुछ लोगों का कहना है कि मेक इन इंडिया स्कीम सिर्फ एक जुमला मात्र ही है। इस स्कीम से आम लोगों का ज्यादा कोई भला नहीं हुआ। और इसी ही विषय को आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि मेक इन इंडिया स्कीम के तहत क्या बड़े अचीवमेंट्स अब तक अचीव किए गए हैं और इससे और क्या कुछ होने की उम्मीद है। किन तरह की कंपनीज ने इंडियन मार्केट में इंटरेस्ट जताया है और इन कंपनीज के इंडिया में आने से क्या फायदा अब तक इंडियन मार्केट को हुआ है। इस स्कीम के आगे चैलेंजेस क्या क्या रहते हैं, ये सारी बातें और बहुत कुछ आज के इस वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो के ऑफिशियल स्पॉन्सर्स हैं ई-स्कॉलर्स। ई-स्कॉलर्स एक ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है जो आपको स्किल बेस्ड लर्निंग कोर्सेज प्रोवाइड करती है। दोस्तों, आज की इस दुनिया में चैट जीपीटी, कैनवा और पब्लिक स्पीकिंग जैसे कोर्सेज की डिमांड बहुत ज्यादा है। बहुत सारे लोग तो ये भी कहते हैं कि डिग्री से ज्यादा स्किल्स इंपॉर्टेंट हो गए हैं। इसीलिए अगर आप एक स्टूडेंट हैं, एम्प्लॉय हैं या फिर कोई बिजनेस ओनर है, इन तरह की स्किल्स को सीख कर आप अपनी लाइफ को अपग्रेड कर सकते हैं। इसके लिए eScholars.in आपको ऐसे ही स्किल बेस्ड कोर्सेज अफोर्डेबल प्राइसेस में मुहैया करवाती है। अगर आपको इन कोर्सेज को अवेल करना है तो www.eScholars.in को विजिट कर सकते हैं, जिसका लिंक हमने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वहां जाकर आप इन्हें एक्सेस कर सकते हैं। बढ़ते हैं वीडियो में आगे। दोस्तों, इमेजिन करिए साल 2014 का वो समय जब मेक इन इंडिया स्कीम को लागू किया जा रहा था। देश की इकोनॉमिक हालत बहुत ज्यादा बदहाल हो रखी थी। देश में इकोनॉमिक ग्रोथ भी बहुत कम हो गई थी, रुपए की कीमत काफी नीचे गिर रही थी। देश के बैंकों का NPA यानी कि नॉन परफॉर्मिंग असेट भी काफी बढ़ गया था और ऐसे में हमारे देश का जो ट्रेड डेफिसिट है उसमें भी काफी बढ़त होने की बात कही जा रही थी। लेकिन मेक इन इंडिया स्कीम को सितंबर 2014 में तब लागू किया गया और माना जा रहा था कि इस स्कीम के तहत हमारा जो रिलायंस है बाहर की कंपनीज पर, वो कम हो सकेगा, देश के अंदर रोजगार की स्थिति बढ़ सकेगी, साथ ही में देश के लोगों में नई ऊर्जा भर पाएगी। क्योंकि इस तरह की जो स्कीम्स होती हैं वो कहीं ना कहीं आत्मनिर्भरता को ज्यादा प्रायोरिटी देती हैं। देश में अब तक का जो माहौल था वो ऐसा था कि हमें जो भी जरूरत होती थी वो हम आसानी से इंपोर्ट करने की कोशिश करते थे। और इस स्कीम के तहत जो दुनिया भर की कटिंग एज टेक्नोलॉजीज थी उनको इंडिया में इनवाइट करने की कवायद तेज करनी थी, ताकि वो अपने प्रोडक्ट्स को, अपनी सर्विसेज को इंडिया में ही एस्टैब्लिश करें, उन्हें इंडिया से ही एक्सपोर्ट करने की कोशिश करें। इसके तहत बहुत सारी नई स्कीम्स को भी लागू किया गया, जिसका अलग अलग समय पे अलग अलग असर होता दिखता है। अगर मेक इन इंडिया स्कीम के की फोकस एरियाज की बात की जाए तो यहाँ पर 4 के करीब की फोकस एरियाज निकल कर आते हैं।
पहला है न्यू प्रोसेसेस, यानी कि देश के अंदर नई व्यवस्था लागू होनी चाहिए जिससे देश के आम लोगों को एंटरप्रेन्योरशिप में आने का मौका मिल सके, यानी कि उनकी भागीदारी बढ़ सके और देश के अंदर जो ये माहौल है कि यहाँ पर चलता है चल जाएगा, इससे दूर किया जा सके। दूसरा फोकस एरिया था देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना। जी हाँ दोस्तों, देश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज्यादा बदहाल था, कहीं पर कनेक्टिविटी की कमी थी, कुछ ऐसी व्यवस्था थी जिसके चलते दुनिया भर की कंपनीज के पास कोई इंसेंटिव नहीं था कि वो इंडिया में आकर अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को सेटअप करें। और माना यह जा रहा था कि अगर इंडिया के अंदर दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनीज आती है तो इंफ्रास्ट्रक्चर भी अपने आप डेवलप होने लग जाएगा, जिससे जो फायदा है वो आम नागरिकों को भी मिलने लगेगा। और इसके चलते फॉरेन एफडीआई भी आई, यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, और इसी के तहत देश के अंदर जो कटिंग एज इंफ्रास्ट्रक्चर है इसके डेवलपमेंट की भी शुरुआत होने वाली थी। तीसरा जो की फोकस एरिया था वो ये था कि हमारे देश के अंदर नए नए सेक्टर्स को बढ़ावा दिया जाए, जैसे कि डिफेंस, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे कि इंश्योरेंस। ये सारे जो नए नए सेक्टर्स हैं इनके अंदर भी एफडीआई में काफी छूट की गई ताकि इनके अंदर जो डेवलपमेंट है वो तेजी से हो सके। चौथा जो बड़ा की डेवलपमेंट किया गया वो ये था कि माइंडसेट को चेंज करना था। गवर्नमेंट को अब तक एक फैसिलिटेटर के तौर पे नहीं बल्कि एक एग्जीक्यूटर के तौर पे समझा जा रहा था। गवर्नमेंट ने यहाँ पर कोशिश की कि उनका जो रोल है ये रिवर्स हो सके। यहाँ पर गवर्नमेंट ने अपने आप को एज अ फैसिलिटेटर एस्टैब्लिश करने की कोशिश की गई ताकि यहाँ पर जो कंपनीज हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो अपने आप से ही एग्जीक्यूट होने लग जाए, जो स्टेक होल्डर्स है वो इसमें पार्टिसिपेट करने लगे। और इसी ही के चलते सरकार ने अलग अलग स्कीम्स को भी लागू करना शुरू किया, जैसे कि PLI स्कीम, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, जिसके अंदर इंसेंटिवाइज किया जाता था विदेशी कंपनीज को, उन कंपनीज को जो इंडिया में आकर मैन्युफैक्चर करती हैं और दुनिया में एक्सपोर्ट करती हैं, कि उन्हें फायदा दिया जा सके। इसके तहत 2 लाख करोड़ के करीब का अमाउंट अलोकेट किए जाने की बात कही जाती है। दूसरा जो था वो था PM गति शक्ति और लॉजिस्टिक्स स्कीम। माना यह जा रहा था कि इसके चलते देश के अंदर जो रेलवेज थी उसकी स्थिति को काफी हद तक सुधारने की कोशिश की गई, देश की जो कनेक्टिविटी थी उसे बेहतर बनाने की कवायद तेज हुई। आपको पता होगा कि वंदे भारत स्कीम भी इसी ही के तहत लागू हुई थी। तीसरा जो था वो था अर्बनाइजेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन, यानी कि देश के अंदर अर्बनाइज किया जाए, इंडस्ट्रियलाइज किया जाए हर एक पॉकेट को, ताकि उसमें जो डेवलपमेंट है वो भी फास्ट पेस हो सके। और चौथा था स्टार्टअप इंडिया। स्टार्टअप इंडिया के तहत देश के अंदर एक ड्राइव चल गई जिसके तहत स्टार्टअप्स में ढेर सारा इन्वेस्टमेंट आने लगा और उनकी ग्रोथ बढ़ने लगी। बहुत सारे स्टार्टअप्स यूनिकॉर्न बनने लगे, यानी कि उनकी जो वैल्यूएशन है वो $1 बिलियन को भी क्रॉस करने लगी। तो ये सारी जो स्कीम्स थी ये सब मेक इन इंडिया स्कीम्स के तहत लॉन्च की गई थी ताकि देश के अंदर मैन्युफैक्चरिंग को और उसके प्रोडक्शन को बढ़ावा दिया जा सके। और इन सारी स्कीम्स को इम्प्लीमेंट किए जाने का जो परिणाम है ये जल्दी ही देखने को मिलने वाला था। साल 2014-15 तक फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की जो बात कही जाती थी ये महज $45 बिलियन के करीब ही रिसीव हुआ। वहीं साल 2021-22 में इसमें रिकॉर्ड बढ़त आती है और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी कि FDI $83 बिलियन से ज्यादा का हो जाता है। अकेले मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में FDI की बढ़त 76% से ज्यादा की हो जाती है, जिससे ये अंदाजा लगाना आसान है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में काम कर रही कंपनीज को इसके सबसे ज्यादा फायदेमंद परिणाम मिलने वाले थे। साथ ही में सरकार ने इंडियनाइजेशन पर भी बहुत ज्यादा फोकस किया। वंदे भारत का एग्जाम्पल यहाँ पर बेस्ट है, जहां पर हम देखते हैं कि किस तरह से रेलवे को ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश की गई है। वहीं पर INS विक्रांत जैसे एयरक्राफ्ट कैरियर से हमारे देश की डिफेंस सेक्टर को भी बहुत ज्यादा बल मिलता है। साथ ही में सरकार ने अकेले PLI स्कीम के अंतर्गत 8 लाख से भी ज्यादा इंडिविजुअल्स को रोजगार दिया और माना यह जाता है कि अगर इसमें और बढ़त होती है तो रोजगार की संख्या भी तेजी से बढ़ सकती है। साथ में सरकार ने और भी बड़े कदम उठाए जिसके चलते देश के अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स और मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग को भी काफी मदद मिली, जिसके चलते एप्पल और सैमसंग जैसी कंपनीज ने बहुत सारे अपनी जो मैन्युफैक्चरिंग हैं वो इंडिया से शुरू करी और इन्हें एक्सपोर्ट भी इंडिया से ही करने लगे। अगर मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग की ही बात करें तो ये $150 बिलियन से ज्यादा का हो गया साल 2023 के अंदर, और इंडिया दुनिया का 2nd लार्जेस्ट मोबाइल मैन्युफैक्चरर बनकर उभरा है। साथ ही में देश के मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट भी रिकॉर्ड हाई पर बढ़ गए जो कि $437 बिलियन से ज्यादा के हो गए। जहां पर इतनी सारी अचीवमेंट्स गिनाई जा रही हैं मेक इन इंडिया स्कीम के तहत, वहीं पर बहुत सारे मेजर चैलेंजेस भी हैं जिसके चलते मेक इन इंडिया स्कीम को क्रिटिसिज्म का भी सामना करना पड़ता है। क्रिटिक्स का कहना है कि जिस तरह से सरकार बोस्ट करती है मेक इन इंडिया स्कीम को और बताती है कि मैन्युफैक्चरिंग में तेजी से बढ़त आई है, ये पूरी तरह से सच नहीं है। साल 2013-14 की ही बात करें तो मैन्युफैक्चरिंग का जो कंट्रीब्यूशन है हमारे देश की GDP में ये 16.7% से ज्यादा का हुआ करता था।
वहीं पर अब लोगों का कहना है कि जो मैन्युफैक्चरिंग का कंट्रीब्यूशन है उल्टा साल 2023-24 में ये कम हो चुका है और महज 15.9% के करीब रह चुका है। सरकार इसकी तरफ से आर्ग्यू करती है और कहती है कि सभी सेक्टर्स में ग्रोथ हुई है। हालांकि उस हिसाब से सरकार को ये भी मानना चाहिए कि मैन्युफैक्चरिंग में ग्रोथ कम रह रही है, जो एक्सपेक्टेड था उतनी नहीं हुई है। इसके अलावा सरकार के ऊपर एक बड़ा आरोप लगाया जाता है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन को लेकर। ऑपोजिशन पार्टीज कहती हैं कि सरकार ने इतनी सारी स्कीम्स लॉन्च कर दी हैं जिनको एक बड़ा सा जाल बन चुका है, लेकिन इन स्कीम्स में रोजगार की स्थिति अभी भी बेहतर नहीं हो सकी है। सरकार ने बहुत सारी स्कीम्स लॉन्च करी हैं जिनके नाम बड़े बड़े हैं, बब्बर शेर बना दिया है मेक इन इंडिया स्कीम का, लेकिन रोजगार की स्थिति अभी भी देश में बहुत कमजोर है। और जब हम आंकड़े देखते हैं तो पता चलता है कि ये बात सच है कि देश के अंदर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से जितने रोजगार की उम्मीद थी वो अभी तक पूरा नहीं हो पाया है। सरकार भी यहाँ पर अपना तर्क रखती है कि प्राइवेट सेक्टर में बहुत सारे रोजगार मिले हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट बेसिस पे, लेकिन इनका कहीं ना कहीं सरकार को प्रूफ देना पड़ेगा, तब ही जाकर एस्टैब्लिश होगा कि ये जो रोजगार है ये मेक इन इंडिया स्कीम के तहत ही आ रहे हैं। और सिर्फ सरकार स्कीम्स का नाम नहीं बता रही है बल्कि इनसे सही में आम जिंदगियों पर भी बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है। तीसरा जो बड़ा हमला किया जाता है क्रिटिक्स की तरफ से सरकार की इस स्कीम के ऊपर, वो ये है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में कोई बड़ा सुधार नहीं हुआ है। ये बात सच है कि कुछ इंडेक्सेस में इंडिया की स्थिति थोड़ी बेहतर हुई है, लेकिन अभी भी इंडिया का जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है ये वियतनाम और बांग्लादेश जैसे देशों से भी बहुत बुरा है। बहुत सारे क्लियरेंसेस लेने होते हैं, बहुत सारे विंडो से अप्रूवल लेना पड़ता है, यहाँ वहाँ जाना पड़ता है, रेड टेपिज्म बहुत ज्यादा है और ब्यूरोक्रेटिक हर्डल भी बहुत ज्यादा बनाए गए हैं, जिसके चलते माना यह जाता है कि आम जिंदगी में जो रोजगार है वो अगर एंटरप्रेन्योरशिप के जरिए आना है तो उसमें भी बहुत सारी कठिनाइयां आती हैं। एक बिजनेस शुरू करना या फिर यहाँ से कुछ भी एक्सपोर्ट करना, उसमें काफी मशक्कत करनी पड़ती है। बशर्ते अगर हम दूसरी दुनिया के देशों को देखते हैं जैसे कि सिंगापुर, दुबई, तो वहां पर सिंगल विंडो क्लियरेंस जैसी फैसिलिटीज दी जाती है जो फिलहाल इंडिया में अवेलेबल होती नहीं दिखती है। और चौथा जो बड़ा हमला किया जाता है सरकार के ऊपर वो है स्किल शॉर्टेज को लेकर। बहुत सारे क्रिटिक्स ने कहा है कि देश में कंपनीज आना भी चाहती हैं, लेकिन अभी भी देश के बहुत सारे ऐसे युवा हैं जिनके पास प्रॉपर स्किल्स ही अवेलेबल नहीं है। इसके तहत जो डायरेक्ट हमला है वो देश के एजुकेशन सेक्टर पर है, जिसके तहत लोगों के पास डिग्री तो आ जाती है लेकिन प्रॉपर स्किल्स नहीं आती, वो एक्सपोजर नहीं आता जो इंडस्ट्री में होने के लिए चाहिए। और इसी के तहत सरकार ने भी कोशिश की है कि भाई अलग अलग तरह से जो आज के युवा हैं उन्हें एक्सपोजर दिया जा सके। सरकार ने हाल ही में टॉप 500 कंपनीज के अंदर देश में इंटर्नशिप प्रोग्राम चलाने की भी बात कही है, लेकिन बहुत सारे लोग कहते हैं कि सिर्फ शायद इतना कर देना भर काफी नहीं होगा। सरकार को चाहिए कि अलग अलग जो योजनाएं बनाई गई थी उनकी क्रियान्वयन में देखा जाए कि सही से कार्य हो रहा है या नहीं। बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जैसे कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, उसके बारे में अब ज्यादा कोई बात नहीं करता। यानी कि देश में स्किल इंडिया को लेकर ज्यादा बातें नहीं होती, क्योंकि देश में अभी भी स्किल की भारी कमी है। लोगों के पास डिग्रीज है लेकिन लोग इसलिए बेरोजगार हैं क्योंकि उन्हें जॉब मिलनी ही नहीं सकती, क्योंकि उनके पास प्रॉपर स्किल ट्रेनिंग अभी भी नहीं है। इसके तहत सरकार को कुछ बड़े कदम उठाने की जरूरत है, जिसके चलते देश के जो युवा हैं जो बहुत बड़ी आबादी में देश के अंदर रहते हैं उन्हें प्रॉपर स्किल्स के साथ मार्केट एक्सपोजर दिया जा सके। हालांकि इतनी सारी क्रिटिसिज्म होने के बावजूद भी सरकार ने मेक इन इंडिया स्कीम का दामन नहीं छोड़ा है। इसका बेहतरीन एग्जांपल हाल ही में हमने देखा जब टाटा और एयरबस का कोलैबोरेशन होता है वडोदरा के अंदर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्पेन के प्रधानमंत्री के साथ जाकर इसे इनॉग्रेट करते हैं। यहाँ से एक और नई किरण मिलती है जिससे हमें पता चलता है कि मेक इन इंडिया स्कीम में अभी काफी दमखम बाकी है। इसी के तहत और भी बड़े कारनामे किए गए हैं, जैसे कि सेमीकंडक्टर के मैन्युफैक्चरिंग को लेकर भी देश के अंदर काफी फैसिलिटीज प्रोवाइड की गई हैं। और यहाँ पर माना यह जाता है कि जो न्यू एज एनर्जी है जैसे कि रिन्यूएबल एनर्जी है उसको लेकर भी देश के अंदर बड़े काम हो रहे हैं, जिसके चलते मेक इन इंडिया काफी हद तक कामगार साबित हो सकती है। लेकिन सरकार के पास चैलेंजेस अभी भी बने हुए हैं कि देश में इस सेक्टर के अंदर ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार प्रोवाइड किया जाए। इसी के साथ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का जो शेयर है देश की जीडीपी में इसे भी बढ़ाया जा सके। क्या लगता है आपको, क्या उम्मीदें हैं आपको मेक इन इंडिया स्कीम के आगे आने वाले फ्यूचर प्रोजेक्ट्स को लेकर? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। और क्या आपको लगता है कि मेक इन इंडिया स्कीम देश का हुलिया बदल सकती है और साल 2047 के जो विकसित भारत के मिशन है इसे अकॉम्प्लिश करने में मददगार साबित हो सकती है? अपनी राय कमेंट में बताएं। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया और बाय टाटा, जय श्री श्याम।